हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव असेसमेंट। कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव असेसमेंट क्या होता है, इनमें क्या अंतर है। तो आज हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा में भी आकलन का अत्यंत महत्व है। जैसे कि आप जानते हैं कि शिक्षा जब हम किसी बच्चे को दे रहे हैं तो हमें ये देखना ज़रूरी होता है, उसका आकलन करना, मूल्यांकन करना अत्यंत आवश्यक होता है कि वो बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। अगर हम उसका आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि बच्चे किस प्रवृत्ति का है, कैसा व्यवहार है, कैसी इसकी सीखने की क्षमता है और वो कितना गहनता के साथ सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। इनका संबंध भौतिक आकलन से ना होकर मानसिक आकलन से है। यह एक अत्यंत कठिन तथा जटिल कार्य है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक आकलन में व्यवहार का आकलन सन्निहित होता है। क्योंकि जो हम मनोवैज्ञानिक आकलन करते हैं उसमें हम छात्र का व्यवहार भी देखते हैं कि इसका व्यवहार किस प्रकार का होता है। तो जो मनोवैज्ञानिक आकलन है उसमें व्यावहारिक आकलन भी समाहित होता है। व्यवहार परिस्थिति एवं उद्दीपक के साथ बदलता रहता है, यानी कि जैसी छात्र की परिस्थिति होती है, जैसा उसे उद्दीपक दिया जाता है, जैसे उसके उद्दीपक होते हैं, उसी कंडीशन में व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। प्राय उन परिस्थितियों और उद्दीपकों के होते हुए कालांतर के कारण व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। यानी कि अगर बच्चे को खुली आज़ादी दी गई है और वो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, कोई भी इसकी रोक टोक नहीं होती है, तो उसके सामने अच्छी परिस्थिति होती हैं और वो अच्छे से सीखता है। और अगर हम उसे बच्चे को बहुत ज़्यादा बाउंडेशन में रखें, हम कहें कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, अभी टीवी मत देखो, अभी मत खेलो, तो क्या होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और एक वो आक्रामक सा व्यवहार करने लगता है। ज्ञानोपार्जन, बुद्धि, व्यक्तित्व, ये सभी तथ्य जिनका मनोविज्ञान में आकलन होता है जटिल है। यही कारण है कि इस शताब्दी के प्रारंभ में तक इन क्षेत्रों में आकलन विज्ञान अधिक विकसित न था। भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आकलन में मुख्य अंतर यह है कि भौतिक आकलन मुख्यतः परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव होता है, जबकि मनोवैज्ञानिक आकलन मुख्यतः गुणात्मक होता है। परिमाणात्मक आकलन जो होता है उसका अर्थ है, यानी कि क्वांटिटेटिव का अर्थ है ऐसी कोई वस्तु जिसकी भौतिक जगत में सत्ता हो, जिसमें आकार, विषय वस्तु, परिणाम आदि गुण हो और जिसे देखा जा सके, जिसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति को अनुभव किया जा सके। इन अर्थों में भौतिक आकलन परिमाणात्मक हुआ। जैसे दूरी क्या है, हम किसी जगह जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमारे घर से उस जगह की कितनी दूरी है। तो दूरी क्या है, देखी जा सकती है, उसको नापा जा सकता है। लंबाई भी में नापते हैं, क्षेत्रफल भी ज्ञात किया जा सकता है, भार ज्ञात किया जा सकता है, उसका आयतन आदि का मापन हो सकता है। तो इन सब को क्या करते हैं हम, इनकी उपस्थिति का हमें पता चलता है, हम अनुभव करते हैं, उन्हें हम देखते भी हैं। इन मापनों के लिए कुछ इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे 12 इंच बराबर 1 फुट या 3 फुट बराबर 1 गज। अब क्या है, परिमाणात्मक मापन के कुछ गुण होते हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, इन सभी इकाइयों का संबंध एक शून्य बिंदु से होता है। इकाई का अर्थ होता है कि शून्य बिंदु से ऊपर एक निश्चित मूल्य, यानी कि 6 फीट का अर्थ है 0 से ऊपर 6 फीट।
यानी कि 0 से हम काउंट करेंगे तब उसको 6 फीट कहेंगे। सेकंड पॉइंट, परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव आकलन में किसी यंत्र पर समान इकाइयाँ समान परिमाण की होती हैं, जैसे 1 फुट के सभी इंच बराबर दूरी के होते हैं और 1 मील में सभी गज समान दूरी के होते हैं। क्वांटिटेटिव आकलन अपने आप में संपूर्ण होता है। हम चाहें तो किसी कपड़े के टुकड़े की सारी लंबाई का आकलन कर सकते हैं। इस प्रकार हम किसी कमरे के संपूर्ण आयतन या किसी दुकान में बोरियों में भरे संपूर्ण चीनी की मात्रा का आकलन कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए एक मानक होता है। अब किसी कपड़े को हम किससे नापते हैं? इंची टेप से नापते हैं। कुछ लोग इंची टेप नहीं होता है तो अपने हाथ के बिलान से भी नापते हैं कि कितना है। और जो चीनी है उसको हम किलोग्राम में इसका मात्रा का आकलन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, किसी वस्तु का आकलन स्थिर या निरपेक्ष रहता है, जैसे मांसपेशियों के सिकुड़ने की गति। इन सभी विशेषताओं से ज्ञात होता है कि परिमाणात्मक आकलन वस्तुनिष्ठ होता है, जबकि आत्मनिष्ठ मूल्यांकन से प्रभावित नहीं होता है। क्वांटिटेटिव आकलन के विपरीत मनोवैज्ञानिक गुणात्मक आकलन आत्मनिष्ठ एवं अनिश्चित होता है। मनोवैज्ञानिक जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है। जैसे किसी अध्यापक के कार्य का निर्णय, किसी खिलौने के गुण के संबंध में निर्णय करते समय हमें किसी स्टैंडर्ड को आधार बनाना पड़ता है और उसी प्रतिमान की तुलना में खिलौने का निर्माण करना पड़ता है। यानी कि हम जब खिलौने के गुण के बारे में बात कर रहे हैं कि इसमें कितने गुणवत्ता है, ये खिलौने कितने अच्छे हैं, इसकी क्या क्या क्वालिटी है, तो इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, उसी के बेस पे हम इसके गुणों का आकलन करते हैं। इस प्रकार के प्रतिमान की सत्ता मूल्यांकन करने वाले की मन ही में ही रहती है, आवश्यक नहीं है कि ये प्रतिमान उचित हो। इसी प्रकार अध्यापक की विशेषता का आकलन निर्णय करते समय अनेक बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। समय प्रधानाध्यापक या पर्यवेक्षक उसका सारा कार्य नहीं देखता है। यानी कि हम जब टीचर का आकलन करते हैं तो जो टीचर्स है, तो जो वहाँ का हेड मास्टर होता है या ऑब्जर्वर होता है, वो उसका सारा कार्य नहीं देखता है, केवल उसका एक सैंपल लेता है और सैंपल से ही पता कर लेता है कि ये जो टीचर है ये कितने अच्छे से कार्य कर रहा है। वह उसके बारे में इस बात से निर्णय ले सकता है कि श्रेष्ठ, मध्यम या निम्न, यानी कि इसका जो कार्य है वो श्रेष्ठ है, मध्यम है या निम्न है। किंतु इन प्रतीकों का कोई निश्चित मूल्य नहीं होता है। कितना श्रेष्ठ है, कितना मध्यम है, कितना निम्न है, ये कैसे जाना जा सकता है? इसी प्रकार एक अध्यापक किसी छात्र द्वारा लिखी अंग्रेजी कंपोजिशन का मूल्यांकन उसकी भाषा, व्याकरण, विषय वस्तु के आधार पर कर सकता है और उसी के अनुसार उसे अंक देता है। यानी कि जब वो अंग्रेजी में देखता है उसका, तो उसकी लैंग्वेज देखता है कि इसने लैंग्वेज क्या लिखी है, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, या ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो क्या है, तो उसको यानी कि उसके रूल्स नहीं आते हैं, और जो उसको टॉपिक दिया गया है उसमें टॉपिक पर उसने सही से लिखा है नहीं लिखा है, ये सब चीज़ का इवोल्यूशन करने के बाद ही उसको मार्किंग की जाती है। विद्यार्थी से किस प्रकार की भाषा, विशेषता आदि की आशा रखनी चाहिए, इसका कोई निश्चित आदर्श नहीं होता है, इसका कोई सैंपल नहीं लिया जाता है। ये तो केवल अध्यापक के मन में ही स्थिर प्रतिमान पर निर्भर करता है। यानी कि जो बच्चा लिख रहा है वो जो उसको वर्क दिया गया वो कैसा कर रहा है, इसके लिए कोई निश्चित मानक नहीं होता, कोई सैंपल नहीं होता। वो टीचर की अपनी टेंडेंसी पर डिपेंड करता है कि वो टीचर्स ने क्या क्या इसका क्राइटेरिया रखा है, वो किस बेस पर इसकी मार्किंग करेगा, ये सब कुछ टीचर्स पे डिपेंड करता है। तो इस प्रकार के गुणात्मक आकलन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट पॉइंट, इसमें कोई शून्य बिंदु नहीं होता है। यदि किसी बुद्धि परीक्षा में किसी बालक की बुद्धि लब्धि शून्य आ भी जाए तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उस बालक में बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, यानी वो शून्य बुद्धि का है। इसी प्रकार इकाइयों का संबंध निरपेक्ष न होकर सापेक्ष है।
यदि एक बालक की बुद्धि लब्धि 120 है और दूसरे की 60 है तो इसका अर्थ नहीं है कि पहले में दूसरे से दुगनी बुद्धि लब्धि है, क्योंकि हम केवल छात्र पर एक IQ टेस्ट अप्लाई करते हैं और जो IQ टेस्ट में जो क्वेश्चन दिए होते हैं, हो सकता है कि एक बच्चे को वो सारे आते हैं, एक बच्चे को नहीं आते हैं, और उस बच्चे को दूसरा अगर हम टेस्ट अप्लाई करें तो वो उसको दूसरे को पूरा कर ले, वो पहले को नहीं कर पाए। और जो 120 जिसके IQ आया है, ज़रूर नहीं है कि वो सेकंड वाला टेस्ट को पूरा ही कर ले। तो इसलिए केवल हम टेस्ट के मार्किंग के ऊपर यह नहीं कह सकते कि पहला जो बालक है वो दूसरे बालक की अपेक्षा दुगनी बुद्धि लब्धि रखता है, यानी कि उसका डबल IQ टेस्ट है, और जो दूसरा बालक है उसका उससे IQ आधा है। केवल हम IQ टेस्ट के बेस पर किसी भी बालक को कम या ज़्यादा नहीं कह सकते। सेकंड पॉइंट, मानसिक या गुणात्मक आकलन की इकाइयाँ आपस में समान नहीं हैं। 13 और 13.5 मानसिक आयु वाले बालकों की मानसिक आयु का अंतर उतना ही नहीं है जितना 6 वर्ष से 6.5 वर्ष की मानसिक आयु वाले बालकों का होता है। थर्ड पॉइंट, भौतिक आकलन जैसे 80 पाउंड या 15 इंच निश्चित परिणाम की ओर संकेत करते हैं, पर मनोवैज्ञानिक आकलन में ऐसा नहीं है। यदि एक परीक्षार्थी गणित के प्रश्न में 10 में से 8 ठीक करे तथा लेखन में 200 शब्दों में 50 भूल करे तो हम ये नहीं कह सकते कि वो गणित में होशियार है और लेखन में कमज़ोर है। हमें देखना पड़ेगा कि गणित के प्रश्न कठिन थे या सरल थे। इसी प्रकार लेखन में बोले गए शब्द कैसे थे, सरल थे या कठिन थे। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों ने कितने प्रश्न हल किए और कितने भूले, यानी कितने हल नहीं किए, ये चीज़ भी मायने रखती है। सब चीज़ को देखने के बाद ही हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, उसका एवोल्यूशन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, गुणात्मक आकलन में तुलना का आधार प्राय मानक होते हैं और जो सामान्य वितरण में औसत परफॉर्मेंस के आधार पर बनाए जाते हैं। बिना मानक के आधार पर हम किसी की प्रकार का ना क्वालिटेटिव ना ही क्वांटिटेटिव असेसमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे नॉर्म्स हैं तो हम उसी के बेस पर छात्र का क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट करते हैं। अब आता है उपयुक्त विवेचन के आधार पर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव में डिफरेंस। क्वांटिटेटिव असेसमेंट एंड क्वालिटेटिव असेसमेंट। क्वांटिटेटिव असेसमेंट में फर्स्ट पॉइंट, शून्य बिंदु होता है। क्वालिटेटिव में कोई भी शून्य बिंदु नहीं होता है, वरन एक मानक होता है। क्वांटिटेटिव निश्चित तथा निरपेक्ष मूल्य की इकाइयाँ होती हैं, जबकि क्वालिटेटिव अनिश्चित तथा केवल सापेक्ष मूल्य की इकाइयाँ होती हैं। क्वांटिटेटिव में वस्तु की संपूर्ण मात्रा या परिमाण का माप संभव होता है, जबकि क्वालिटेटिव में वस्तु के किसी आंशिक गुण का ही आकलन होता है। क्वांटिटेटिव में वस्तुनिष्ठ होती है और क्वालिटेटिव प्राय आत्मनिष्ठ, यद्यपि वस्तुनिष्ठ बनने की ओर वैज्ञानिक के प्रयास जारी हैं। यानी कि जो क्वालिटेटिव होती है वो आत्मनिष्ठ होती है और जो क्वांटिटेटिव होती है वो वस्तुनिष्ठ होती है। आज की वीडियो में इतना, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।